जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा अध्याय 3 जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। अभी तक हमने पहले अध्याय में पढ़ा कि भारत का कैसे हुआ निर्माण, जो विखंडित भारत था उसका एकीकरण कैसे हुआ। हमने इस बात को बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ा है और ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो भारत आज आपको दिखाई पड़ता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इसका निर्माण कैसे हुआ, इस देश के हर नागरिक को जानना बहुत जरूरी है। दूसरा अध्याय हमने ये जाना जिसमें हमने ये जाना और समझा कि भारत में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। लोकतंत्र जो आज हम अपने एक मत से देश की सरकार बना और बिगाड़ रहे हैं, ये प्रक्रिया भारत में कैसे स्थापित की गई, ये आपने बहुत बखूबी समझ लिया। आज आप चल रहे हैं देश की आर्थिक प्रगति की कहानी पढ़ने, क्योंकि जब तक देश आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं होगा तब तक देश की प्रगति को नहीं माना जा सकता। वास्तविक प्रगति किसी भी देश की आर्थिक प्रगति होती है। जब तक आप आर्थिक तौर पर समृद्ध नहीं होंगे तब तक आपके विकास की वास्तविक प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती है। विकास की वास्तविक प्रक्रिया तभी मानी जाएगी जब आप आर्थिक तौर पर सक्षम बनेंगे। और मैंने आपको बता ही रखा है कि वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ ही होता है आर्थिक स्वतंत्रता। जब तक आप आर्थिक तौर पर अपने फैसले नहीं ले पा रहे हैं, अर्थात आप स्वतंत्र नहीं हैं। कहने के लिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूं। कहने के लिए पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश है, लेकिन वो आर्थिक तौर पर स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भीख पर पल रहा है, तो वो एक आर्थिक तौर पर स्वतंत्र देश नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर है और जो उसको फंड कर रहे हैं उसके अनुसार उसे अपनी नीतियां बनानी पड़ती है। अपने देश को उनके अनुसार चलाना पड़ता है। समझ में आएगा? अपना ही उदाहरण आप देख लीजिए ना। आप वही चीजें कर पा रहे हैं जो मम्मी और पापा चाहते हैं। चोरी छुपे कर लें वो अलग बात है, लेकिन प्रभावी तौर पर और सामाजिक तौर पर आप उन्हीं कामों में इन्वॉल्व हैं जो मम्मी पापा चाहते हैं। कि अपने मन से भी कुछ कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप आर्थिक तौर पर स्वतंत्र नहीं हैं। आर्थिक स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो आइए चलते हैं और पढ़ते हैं कि भारत ने अपनी आर्थिक स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित करी और कैसे भारत ने अपने आप को आर्थिक तौर पर स्वतंत्र बनाया। भारत ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कैसे प्रारंभ किया। तो आइए पढ़ते हैं इस अध्याय को और समझते हैं कि इस अध्याय में हम किन प्रश्नों को जानेंगे और भारत की किन समस्याओं से हम रूबरू होंगे। ठीक है, चलिए। पिछले 2 अध्यायों में हमने पढ़ा कि स्वतंत्र भारत के नेताओं ने कैसे राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र कायम करने की चुनौतियों का सामना किया। आपके 2 अध्यायों में आपने यही पढ़ा कि राष्ट्र का निर्माण कैसे किया गया और लोकतंत्र को कैसे कायम किया गया, लोकतंत्र कैसे स्थापित किया गया। ये आपने बखूबी जान और समझ लिया है। आइए अब तीसरी चुनौती की ओर रुख करें। यह चुनौती आर्थिक विकास की थी, ताकि सबकी भलाई को सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि जब तक आर्थिक तौर पर आप सक्षम नहीं बनेंगे तब तक आप अपने देश की गरीबी नहीं मिटा पाएंगे। जो लोग गरीब हैं उनका आप विकास नहीं कर पाएंगे। और अब मैंने आपको बता ही रखा है, उस समय का भारत 90% गांव में था और सिर्फ 13% लोग शिक्षित थे और 13% लोग शिक्षित थे, 87% लोग अशिक्षित थे। मतलब हमारे पास जनसंख्या तो थी लेकिन वो किसी काम की नहीं थी। योग मतलब जिसे हम योग कहते हैं, योग आप ये कह लीजिए वर्कफोर्स, है ना। हमारे पास जनसंख्या थी लेकिन योग्य वर्कफोर्स नहीं थी, केपेबल वर्कफोर्स नहीं थी। हमें केपेबल वर्कफोर्स बनाना था, तो इन सब चीजों के लिए हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो चाहिए ही चाहिए था। बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हम इन सब चीजों को अंजाम नहीं दे सकते थे। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि भारत ने कैसे अपने आप को आर्थिक तौर पर संपन्न बनाया। पहली दो चुनौतियों की तरह हमारे नेताओं ने इस मामले में भी कुछ अलग और तनिक कठिन रास्ता चुना। आर्थिक विकास के मामले में उन्होंने एक सीमा तक ही सफलता मिली, क्योंकि आर्थिक विकास की चुनौती कहीं ज्यादा कठिन और गहरी थी।
आप ये जान लीजिए कि हमने किसी भी समस्या का ना, हमारे देश में हर समस्या एक अलग रूप में थी। हमारे देश में हर समस्या को निपटाने के लिए हमारे देश के राष्ट्र निर्माताओं को एक अलग रास्ता अपनाना पड़ा है। दुनिया में प्रचलित रास्तों को हम अपने देश में नहीं अपना सकते थे। देखो, हमारा देश बहुत सारी विविधताओं से भरा पड़ा है। जब मैं कह रहा हूं विविधताओं से भरा पड़ा है तो बहुत सारी विविधताएं हैं भारत में। आप ये समझिए कि इतनी विविधता है जितनी कि दुनिया के 10 देशों में नहीं होगी, उतनी अकेले भारत में आपको देखने को मिल जाती है। और भारत में आर्थिक विविधता भी है और सामाजिक विविधता भी है, और इन सब को बैलेंस करके हमें आर्थिक विकास करना था। हमारे देश में अमीर भी थे और गरीब भी थे, तो हमें अपने देश के अमीरों का साथ चाहिए था देश के विकास के लिए। हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे, और हमें इन गरीबों तक मूलभूत सुविधाएं भी पहुंचानी थी। तो इसलिए हमें विकास का एक ऐसा तरीका अपनाना था जिससे कि दोनों में संतुलन साधा जा सके। और उस समय दुनिया में 2 आर्थिक विचारधाराएं प्रचलित थी। एक थी आपकी पूंजीवाद और दूसरा आपका था समाजवाद। पूंजीवादी व्यवस्था वो होती है जिसमें सारा का सारा वर्क फोर्स कौन काम करता है? मार्केट डिसाइड करती है कि क्या पैदा किया जाएगा और कितना क्या बेचा जाएगा, किस कीमत पर। वहां पर व्यक्ति की जेब निर्धारित करेगी कि उसकी स्थिति कैसी होगी, वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा। उसकी जेब, उसकी पेइंग कैपेसिटी, समझ में आई बात? वहां पर सब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होता है, और प्राइवेट प्लेयर्स का मोटिव सोशल वेलफेयर नहीं होता। उनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। किस विचारधारा का? पूंजीवाद का। और इसी के विपरीत आपका समाजवाद होता है जिसमें सारी की सारी चीजों पर नियंत्रण किसका होता है? सरकार का। सरकार निर्धारित करती है कि क्या पैदा किया जाएगा, कितना पैदा किया जाएगा और किसके लिए पैदा किया जाएगा। यहां पर मोटिव होता है क्या? सोशल वेलफेयर। क्या होता है? सोशल वेलफेयर। लेकिन फिर शब्द मैं ऐड कर रहा हूं, लेकिन यहां पर क्वालिटी नहीं होती, यहां पर कंपटीशन नहीं होता। समझ में आई बात? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर हर चीज पर किसका नियंत्रण है? सरकार का। तो सरकार अपने सामने खुद तो कंपटीशन क्रिएट नहीं करेगी ना। सरकार एक फैक्ट्री, एक कंपनी एक ही लगाएगी ना। मान लो अगर बटर की कंपनी लगा रही तो एक ही बटर की कंपनी रखेगी, वो 10 बटर की कंपनी तो नहीं खोलेगी ना। अगर 10 खोले तो इनके बीच में कंपटीशन भी हो। तो यहां पर कंपटीशन ना ही होता है, और यहां क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जो रियलिटी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब आप सरकारी कपड़ा देख लो और प्राइवेट कपड़ा देख लो, आपको जमीन और आसमान का अंतर पता चल जाएगा। आप सरकारी रेस्टोरेंट देख लो और प्राइवेट रेस्टोरेंट देख लो, आपको जमीन और आसमान में अंतर पता चल जाएगा। क्वालिटी का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि नहीं पता चलता? भारत के सरकारी न्यूज चैनल देखो और भारत के ही प्राइवेट न्यूज चैनल देख लो, आपको अंतर दिखाई पड़ जाएगा कि नहीं दिखता? हाँ, डीडी न्यूज कौन कौन देखता है? कोई देखता है? हाँ, लेकिन आज तक सब देखते हैं ना। आज तक हो गया, न्यूज 24 हो गया, एबीपी हो गया, ये सब देख रहे हैं ना आप लोग। क्यों? क्योंकि वहां क्वालिटी अलग है, वहां पर बात करने का तरीका, वहां पर न्यूज को प्रेजेंट करने का थोड़ा अट्रैक्टिव तरीका, और यहां पर वही घिसा पिटा तरीका है। तो इनकी व्यूअरशिप नहीं है और उनकी व्यूअरशिप करोड़ों में है। तो ये अंतर क्यों है? ये डिस्प्ले का अंतर है। यहां उनका मोटिव सोशल वेलफेयर नहीं है, उनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और तो प्रॉफिट जैसे कमाया जा सके वैसे वो काम करते हैं। वहां पर एंकर्स, आप वहां के एंकर्स को देखेंगे वो कितने अट्रैक्टिव लगते हैं, उनको कपड़े अट्रैक्टिव पहनाए जाते हैं। और यहाँ भारत सरकार के अपने न्यूज चैनल है, उनके एंकर्स के आप कपड़े देखिए, आपको अंतर दिख जाएगा। सब दिखता है ना। अरे मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि सरकारी स्कूल को देख लो और प्राइवेट स्कूल को देख लो, आपको अंतर ऐसे ही पता चल जाएगा। स्कूल आपके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है ना। स्कूल आप देखो, सरकारी स्कूल, अपना स्कूल देख लो, मॉडर्न स्कूल देख लो,
जमीन और आसमान में अंतर आपको दिख जाएगा। वहां आप अपना क्या, अपने साथ जो यहाँ गोल मार्केट में ही है, सेंट कोलंबस, जीसस एंड मैरी, उनको ही देख लो, आपको अंतर दिख जाएगा। बच्चों की शक्ल में अंतर दिख जाएगा। हम सरकारी स्कूल वाले कैसे दिखते हैं, वो प्राइवेट वाले कैसे दिखते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस देख लो, हमारा ड्रेसिंग सेंस, सब पता चल जाता है। तो ये प्राइवेट में डिसिप्लिन नहीं, अरे वो हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, वहां के यहाँ ये मैटर करता है, और यहाँ पर क्या है, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर है। तो भारत को इन दोनों चीजों में बैलेंस करना था अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। उसे अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी थी, तो इन दोनों चीजों में बैलेंस साधते हुए करना था। तो भारत ने न पूंजीवाद अपनाया और ना ही समाजवाद अपनाया। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया अपने देश के आर्थिक विकास के लिए, जिससे कि देश में रहने वाले दोनों तबकों को संतुष्ट किया जा सके। समझ में? आपने तो इसको बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ा होगा, है ना। दूसरा चैप्टर जिसमें बहुत विस्तार पूर्वक आपको समझाया गया है कि भारत की आर्थिक प्रगति कैसे प्रारंभ होती है। ठीक है, तो ऐसे भारत अपनी आर्थिक प्रगति प्रारंभ करता है। ठीक है, आगे सुनिए। इस अध्याय में हम आर्थिक विकास के कुछ बुनियादी सवालों पर लिए गए राजनीतिक फैसलों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कुछ सवाल हैं। ये कौन से सवाल हैं, सुनो ध्यान से। विकास को लेकर मुख्य बहसें क्या थी और इनको लेकर कौन से अहम फैसले हुए, किन विषयों को लेकर बहस हो रही थी और क्या फैसले लिए गए। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्यों किया। पहले 2 दशक मतलब 20 सालों में हमारे देश के राजनेताओं ने किन नीतियों का अनुसरण किया देश के आर्थिक विकास के लिए। और फिर आपका इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियां क्या रही और इनकी सीमाएं क्या थी, इनसे हमें क्या मिला और इनसे क्या पीछे छूट गया, ये भी हम समझेंगे। बाद के सालों में इन रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया, इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया जो हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी, हमने उसे क्यों छोड़ दिया। समझ में आई बात। ये सारी बातें हम चल रहे हैं जानने और समझने इस अध्याय में। बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही डिटेल तरीके से हम इन अध्यायों को समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर, ये देखो, आप सिर्फ पेपर के संदर्भ में मत पढ़ो। मैं तो इस देश में रहने वाले हर 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाला जो सोशल साइंस पढ़ रहा है बच्चा, उससे यही अनुरोध करूंगा कि कृपया आप सिलेबस के दृष्टिकोण से ना पढ़ा करें, आप भारत की राजनीति को समझने के दृष्टिकोण से पढ़ें। क्योंकि आप 2 सालों में, आने वाले 2 सालों में इस देश की राजनीति में क्या पार्टिसिपेट करने लगेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। आप इस देश की नीति निर्माण में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके देश का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है और आपके देश ने किस प्रकार से काम किया है। और मैं इस देश के स्कूलों के टीचरों से यह अनुरोध करूंगा जो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कि वो इन्हें सिर्फ सिलेबस के दृष्टिकोण से ना पढ़ाएं। यह भारत का भविष्य निर्मित करने वाला विषय है। अगर इसको गलत तरीके से पढ़ाया जाएगा ना, भारत के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इनको सिर्फ सिलेबस के दृष्टिकोण से मत पढ़ा करो आप लोग कि रट्टा फाइट कर लें और पेपर में लिख के आ जाए। नहीं, इनको समझने की दृष्टिकोण से पढ़ो कि आपके राष्ट्र निर्माताओं ने किन किन चुनौतियों का सामना किया इस देश को बनाते वक्त और कैसे उनका समाधान किया गया, कैसे उन्होंने बैलेंस साधा है जंगलों में रहने वाले लोगों के बीच में और देश के विकास के बीच में। अभी यही प्रश्न उठेगा, सबसे पहला प्रश्न यही उठेगा कि देश के विकास के लिए जंगलों में जो संसाधन थे उनका किस प्रकार से प्रयोग किया गया और वहां रहने वाले लोगों को कैसे नुकसान पहुंचाया गया। कि कभी कभी हमें विकास के लिए कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि विकास चाहिए हमें। क्योंकि जब तक प्रोग्रेस नहीं होगी तब तक देश की गरीबी, भुखमरी नहीं मिट सकती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये जीवन का परम सत्य है। सब कुछ आपको नहीं मिल सकता, एक समय पर सब कुछ आपको नहीं मिल सकता, ये सत्य है।
लेकिन हाँ, कुछ सूझबूझ के साथ चीजों को बैलेंस जरूर किया जा सकता है। वो हमारे हाथों में है कि हम कैसे चीजों को बैलेंस करते हैं। समझ में आई बात? आप पढ़ाई के साथ सब कुछ बैलेंस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जो बैलेंस ना किया जा सके। कुछ भी नहीं है दुनिया में, हर चीज को बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन आपके अंदर नियत होनी चाहिए बैलेंस करने की। ये भी सत्य है। आपके अंदर नियत ही नहीं है बैलेंस करने की तो कहां से हो पाएगा? हर चीज बैलेंस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बैलेंस ना किया जा सके। मेरा पर्सनल है ये क्या एक्सपीरियंस। समझ में आई बात? तो बैलेंस करना सीखो और पढ़ो प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किताबों को जितना पढ़ लोगे ना, जितना आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ोगे और जितना आप लिखोगे, उतना ही आपके बेटर मार्क्स आएंगे। और जितना पढ़ लोगे, आपको सीयूईटी के लिए कहीं और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स माय प्रॉमिस। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आता, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ के जाना, बस आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे सीयूईटी में और आप सबको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। कॉलेज जरूर जाना, कोशिश करना, दुनिया के किसी भी कोने में आपको कॉलेज मिले, जाओ जरूर, कोशिश करो। डीयू मिल जाए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिल जाए, मतलब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जाने की कोशिश करो। कॉलेज बहुत कुछ आपके अंदर ग्रो अप करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसको अपने अंदर अनुभव करें, क्योंकि अपना अनुभव सबसे बढ़िया अनुभव होता है। जब तक अपने पे बीतती नहीं है तब तक उसका पता नहीं चलता, ये सच है। तो आइए जानते हैं कि भारत की राजनीति ने भारत के विकास में कैसे अपनी भूमिका निभाई और विकास के साथ उसने कैसे तालमेल बिठाया। राजनीतिक फैसले और विकास, क्योंकि राजनीति ही निर्धारित करती है कि विकास किस रास्ते पर चलकर होगा। समझ में आई बात? आपके राजनेता ही ये निर्धारित करते हैं कि आपका देश कैसे चलेगा, आपकी थाली में क्या आएगा, ये आपके राजनेता निर्धारित करते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं राजनीति सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि राजनेता आपकी जिंदगी की काया पलट कर देते हैं। राजनेता के हाथ में जो कलम है ना, उससे आपके भविष्य को पलटा जा सकता है। एट ए टाइम निर्मला सीतारमण जी जो भी करेंगी, उसका आने वाले भारत की 50 साल की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ने वाला है। समझ में आई बात? आगे सुनिए, सुनना बहुत ध्यान से है इनको, ठीक है? बहुत ही ध्यान से और कान लगा के सुनना है, बहुत अच्छे से, ठीक है? सुनो। चलो, इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। इस्पात मतलब स्टील। दुनिया में स्टील की मांग बढ़ी तो उड़ीसा निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा, क्योंकि उड़ीसा में खदानें हैं। उड़ीसा में क्या है? खदानें हैं, ठीक है? उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी था, मतलब इसका प्रयोग करना, इसका एक्सप्लॉयटेशन करना बाकी था, यूज करना बाकी था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भुनना चाहा, मतलब इस मौके को ग्रैब करना चाहा। किसने? उड़ीसा की सरकार ने। क्योंकि भाई अगर उनके राज्य में प्लांट लगेगा तो उससे वहां रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा और उससे राज्य सरकार को क्या मिलेगा? राज्य सरकार को टैक्स मिलेगा, ठीक है? और जब टैक्स मिलेगा तो पैसा आएगा तो विकास होगा। अल्टीमेटली यही है ना फंडा। भाई अगर आप कमाने ही नहीं जाओगे तो आपके पास पैसा थोड़ी ना आ जाएगा। घर बैठे तो पैसा आने वाला है नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो प्रयास करना ही पड़ेगा। बिना प्रयास के कुछ होने वाला तो है नहीं कि हो जाएगा, कदापि नहीं होगा। प्रयास ही एक तरीका है जिसके माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? उसने अंतरराष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे।
मैंने भी यही कहा, ठीक है। लॉ अयस्क के ज्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में हैं। अंडरलाइन करो इस शब्द को, कहां है? सर्वाधिक अविकसित, सर्वाधिक अविकसित इलाकों में है, खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में। कहां पर है? खास करके उन जिलों में जो आदिवासी लोगों का क्षेत्र है, आदिवासी लोगों का क्षेत्र है। ये बात याद रखना है, ये बात याद रखनी है कि किनके क्षेत्र में है ये? आदिवासी लोगों के क्षेत्र में। आगे सुनो, आदिवासियों को डर है, आदिवासियों को डर है कि अगर यहां उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है भाई? क्योंकि उनके लिए उनका जंगल ही संसार है, उनके लिए फैक्ट्री, उनके लिए रोजगार नहीं है, उनके लिए उनका जंगल ही उनका संसार है। तो देख रहे हो ना, किसी एक को विकास देने के लिए दूसरे के विकास को समाप्त किया गया है। एक की कुर्बानी चढ़ाई जाएगी, एक का गला काटा जाएगा। समझ रहे हो आप? उनका घर बर्बाद करके ही बहुत लोगों के घर को आबाद किया जाता है। तो जंगल भी बर्बाद हो। देखो, जंगल सिर्फ कटने से एक दिन का नुकसान नहीं हो रहा। आज आपको लग सकता है कि जंगल काट के हमने इतना पैसा कमा लिया, लेकिन उस जंगल को काटने के बाद जो आपने खनन करके प्रदूषण पैदा किया है, वो आने वाली 100 साल की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाएगी। और वो लोग जो विस्थापित होंगे, उनका जीवन तबाह हो जाएगा। जो बड़े बड़े डैम बनते हैं, जिन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं बड़े डैम, जो लोग वहां रह रहे होते हैं, उनकी आप कैपिटल छीन लेते हैं, कैपिटल गुड छीन लेते हैं, उनकी पूंजी छीन लेते हैं। जमीन क्या है? पूंजी है उनकी, कैपिटल गुड है ना उनका, उससे वो कैपिटल जनरेट करते हैं। समझ में ये बात? एक लेखक के लिए उसकी कलम, उसकी क्या है? कैपिटल है, क्योंकि उस कलम के माध्यम से वो पैसा कमा रहा है। तो वैसे ही किसान के लिए उसकी जमीन क्या है? कैपिटल है। एक टैक्सी ड्राइवर के लिए उसकी टैक्सी क्या है? उसका कैपिटल है। एक दर्जी के लिए उसकी जो मशीन है कपड़े सिलने की, वो क्या है? उसका कैपिटल है। तो उसी प्रकार से जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए जंगल क्या है? उनका कैपिटल है, वही उनकी आजीविका है, वही उनका निवास स्थल है। और यहां पर विकास के लिए जमीन में जो इस्पात है, उस इस्पात को, लॉ अयस्क को प्राप्त करने के लिए जंगल काटे जाएंगे, और जंगल काटे जाएंगे तो इन लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि आपके विकास के लिए, इस देश के विकास के लिए कुछ लोगों को अपने जीवन की आहुति देनी पड़ती है, और यह सत्य है। इन शहरों के विकास के लिए, इन शहरों में रहने वाले लोगों के विकास के लिए बहुत से गांवों के लोगों को अपने जीवन को बर्बाद करना पड़ता है। जिस बिजली को हम देख रहे हैं यहां पर जलते हुए, इस बिजली को जलाने के लिए बहुत लोगों के घर जलाए गए होंगे और उन्हें विस्थापित किया गया होगा। जहां भी इसके लिए थर्मल पावर प्लांट लगाया गया होगा या हाइड्रो पावर प्लांट लगाया गया होगा। समझ में आई बात? भारत में अभी भी बड़ी संख्या में जो बिजली उत्पादित होती है वो थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट समझते हो? नहीं समझते? हाँ, आग को जलाकर पानी को गर्म करके फिर स्टीम के माध्यम से टरबाइन को नचाकर जो बिजली जनरेट करी जाती है, उसे कहा जाता है थर्मल पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट कौन से होते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट वो होते हैं जो डैम्स पर बनाए जाते हैं। पानी की गति से जो बिजली टरबाइन नचा के बिजली जनरेट करी जाती है, वो होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। और जहां भी डैम बनता है वहां देखो आप कितने बड़े स्तर पर लोगों को विस्थापित किया जाता है, कितने बड़े स्तर पर जंगल काटे जाते हैं।
आप इन सब बातों को समझिए कि विकास, एक पक्ष के विकास के लिए दूसरे पक्ष की आहुति चढ़ाई जाती है। तो देश के, राज्य के विकास के लिए उड़ीसा के उन आदिवासियों को अपने जीविका आजीविका निवास स्थल से विस्थापित किया जाता है। सुनिए आगे की कहानी। आदिवासियों को डर है कि अगर यहां उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। पर्यावरणवादियों को इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। सबको सब प्रकार की समस्या। सरकार को एट द एंड निर्धारित किसको करना है? सरकार को। सरकार ही ये निर्धारित करेगी कि इस जमीन पर क्या होगा। पर्यावरण अभी भाड़ में जाए, आदिवासी भाड़ में जाए। सबसे पहली प्राथमिकता है देश में पैसा जनरेट करना, क्योंकि जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक देश से गरीबी नहीं जाएगी। और इस प्रकार के पूंजी के निवेश को अगर सरकार ने रोका तो इससे आने वाले भविष्य पर खतरा पड़ सकता है। फिर कोई भी देश आपके देश में निवेश करने के लिए, कोई भी किसी भी देश की बड़ी कंपनी आपके देश में निवेश करने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि आप भाई सेक्रीफाइस ही नहीं करना चाहते कुछ भी। तो इससे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर, आपकी वर्ल्ड इकोनॉमी में आपकी छवि खराब होगी। सरकारों को कभी कभी बहुत कड़े फैसले लेने पड़ते हैं आपके विकास के लिए, हमारे विकास के लिए, हम सबके विकास के लिए। और बहुत लोगों को उस विकास के कारण अपनी आजीविका, अपने आवास, अपने जंगल, अपने घर बार को त्यागना पड़ता है और उनको कभी उस विकास से कोई फायदा भी नहीं होता। समझ में आई बात? आगे सुनो। इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं। इसमें बहुत से मुद्दों को उठाया गया है। इस उदाहरण के माध्यम से आपको, छोटी सी कहानी के माध्यम से बहुत सारी समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया गया है। क्या आप इन हितों को पहचान सकते हैं? ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बिंदु भी है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सके? क्या इस मसले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबंधित सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके? बताओ, कर सकते हो आप सभी को संतुष्ट? हाँ, आदिवासी भी संतुष्ट हो जाए, जंगल भी बच जाए और विकास भी हो जाए। संभव है? संभव है? नहीं। क्यों? हाँ, क्यों नहीं है संभव? किसी ना किसी का तो कटेगा ही, है ना? बिना किसी का कटे नहीं होगा विकास। मानती हो इस बात को? देखते हैं अभी। आप जैसे ही इन सवालों को पूछेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होगा। उड़ीसा में किस तरह के विकास की जरूरत है? दरअसल किसकी जरूरत को उड़ीसा की जरूरत कहा जाए? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। क्या ये उड़ीसा के विकास को ध्यान में रखा जा रहा है? उड़ीसा के विकास को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है या वहां रहने वाले लोगों को ध्यान में रख के काम किया जा रहा है? कदापि नहीं। यहां पर उड़ीसा के विकास को किसके विकास के साथ जोड़ा गया है? देश के विकास के साथ, देश के आर्थिक विकास के साथ। वहां रहने वाले लोगों के साथ नहीं जोड़ा गया है यहां पर उड़ीसा के विकास को। समझ रही बात? वास्तविक तौर पर होना क्या चाहिए था? उनके विकास को जोड़ा जाना चाहिए था उड़ीसा के विकास से, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। ऐसा नहीं किया गया है, इसके विपरीत हुआ है। इसके विपरीत क्या हुआ है? देश के विकास को उड़ीसा के विकास के साथ जोड़ दिया गया है। तो उड़ीसा के विकास को थोड़ी ना ध्यान में रखा जा रहा है। जब उड़ीसा के विकास को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है तो जिनके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है उनको क्यों ध्यान में रखा जाएगा? सीधी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से काम होता है। तो आप देखिए ना, इस देश के विकास के लिए बहुत लोगों ने अपनी आहुति दी है। बहुत लोगों ने क्या, आदिवासियों ने खासकर,
जनजातीय लोगों ने खासकर, उनको अपना जंगल, जमीन, घर सब कुछ त्यागना पड़ा है इस देश के विकास के लिए। और फिर भी हम जंगली कहते हैं उन लोगों को। उन जंगलियों ने इस देश के विकास के लिए कितनी आहुतियां दी हैं हम कभी जान ही नहीं पाते। हमें कोई पढ़ाता ही नहीं है, हमें कोई बताता ही नहीं है। ये जो शहर जगमगाते रहते हैं दिन रात, इस जगमगाहट को बनाए रखने में कितने लोगों का घर फूक गया है हमें कभी पता ही नहीं चला। कितने लोगों के संसाधन लूट लिए गए हैं हमें कुछ पता ही नहीं चला। ये भी सत्य है, इन सत्यों को हमें जानना चाहिए। पर यह भी सच है कि देश का विकास करना है तो किसी ना किसी की आहुति तो देनी ही पड़ेगी। पर किसकी देनी पड़ेगी, ये कौन निर्धारित करता है? ये राजनेता निर्धारित करते हैं, ये सरकार निर्धारित करती है। समझ में आई बात? आगे सुनो। राजनीतिक टकराव, राजनीतिक टकराव सुनिएगा बहुत ध्यान से। इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तौला जाता है। समझ में आई बात? एक सामाजिक समूह के हित को दूसरे सामाजिक समूह के हित से तौला जाता है, और जिसका पल्ला थोड़ा सा भारी पड़ जाता है उसके पक्ष में पल्ला झुक जाता है। सीधी बात। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुला पर मापना पड़ता है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए, या कम से कम इस फैसले पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मोहर जरूर होनी चाहिए। खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए। और होता भी तो यही है, जनप्रतिनिधि ही तो लेते हैं, और कौन लेता है? ठीक है। आजादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए, इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता था। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल, या यूं कहें कि एक विजन से बंधे हुए थे। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। हमारे देश के आर्थिक विकास का संबंध सिर्फ आर्थिक समृद्धि से नहीं है, हमारे देश के आर्थिक विकास का संबंध है आर्थिक सामाजिक न्याय से। हमें आर्थिक और सामाजिक तौर पर समाज के साथ न्याय भी करना है। जो गरीब तबका है, जो मजलूम तबका है, उसे न्याय भी देना है। हमें उनकी आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित करना है। यह भी है हमारा एक लक्ष्य। हमें सिर्फ आर्थिक विकास नहीं करना, हमें आर्थिक और सामाजिक न्याय भी करना है। हमें जो गरीब तबका है उस तक भी सुविधाओं को पहुंचाना है। हमें अपनी सरकार का जेब नहीं भरना, सिर्फ हमें अपनी सरकार के द्वारा कमाए गए पैसों के माध्यम से उन मजलूमों को सुविधाएं उपलब्ध करानी है जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो सरकार पर निर्भर है, उन तक चीजें पहुंचानी है। लेकिन आज भी ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमारी सरकार उन कामों को सही ढंग से नहीं कर रही। आज भी गांवों में स्कूलों की गुणवत्ता वो नहीं है जो होनी चाहिए, और अस्पतालों की गुणवत्ता वो नहीं है जो होनी चाहिए। नहीं है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये मुझे, और ये दुख बहुत बड़ा है। आज भी इस देश की 60% जनसंख्या गांव में रहती है, और अगर हमें शहरों को और कंजेस्टेड नहीं करना तो हमें गांवों को समृद्ध बनाना पड़ेगा। और अगर हमने गांवों को समृद्ध नहीं बनाया तो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। शहर हद से ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएंगे, घुटने लगेंगे लोग, यहां पर घुटन सी होने लगेगी। तो थोड़ा बहुत सरकार को विकास का विकेंद्रीकरण करना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट भी होना चाहिए।
डेवलपमेंट का भी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सिर्फ एक जगह का ही विकास नहीं होना चाहिए, अलग अलग जगहों का विकास होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, अलग अलग जगह लोग अपने लिए रोजगार के अवसर देख सकें। समझ में आई बात? आगे सुनो। इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, औद्योगिक और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मामले में प्रमुख भूमिका निभानी थी। भारत में आप पूंजी इसको व्यवसायियों के हाथ में, किसानों के हाथ में नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि आपको एक ऐसे तबके का भी ध्यान रखना है जो बहुत ज्यादा मजलूम है। तो आपको इन आर्थिक विकास को सरकार को अपने कंधे पर ही उठाना था। ठीक है। बहरहाल आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इस सवाल पर मतभेद थे। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? अगर सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि की जरूरतों के आड़े आता हो तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना उचित होगा? इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी है। जो फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए। इनमें से अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था और इसके लिए राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करना जरूरी था, साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। इसी कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के कथाक्रम को पढ़ना जरूरी है। हमें हर चीज, हर पहलू को ध्यान में रखना था। हमें सिर्फ आर्थिक प्रगति नहीं करनी थी, हमें आर्थिक सामाजिक न्याय भी करना था। तो हमारी सरकार को बहुत फूक फूक कर कदम रखना था। किस क्षेत्र में? आर्थिक विकास के क्षेत्र में। समझ में आई बात? आर्थिक विकास के क्षेत्र में हमारी सरकार को ऐसे फूक फूक के कदम रखने थे, जिससे कि इस देश की जनता को आर्थिक तौर पर तो संपन्न किया जा सके, लेकिन सामाजिक तौर पर न्याय भी दिया जा सके। तो इसलिए हमारी सरकार को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। हम प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में अपने देश के विकास को नहीं छोड़ सकते थे और पूरी तरीके से सारी चीजों पर सरकार का नियंत्रण भी नहीं कर सकते थे। समझ में बात? तो इसलिए हमें आर्थिक विकास का एक अलग ही मॉडल अपनाना था, जिससे कि दोनों चीजों को सुनिश्चित किया जा सके, दोनों ही चीजों को देखा जा सके। आर्थिक तौर पर उन्हें भी संतुष्ट किया जा सके और उन्हें भी संतुष्ट किया जा सके। समझ में आई बात? तो हमें बहुत ही संतुलित भाव में आगे बढ़ना था। अक्सर इस टकराव के पीछे विकास की रणनीतियों का हाथ होता है। उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। सबके लिए विकास का अर्थ एक जैसा नहीं होता। मेरे लिए विकास आज कुछ और है, एक वृद्ध के लिए कुछ और है, एक बच्चे के लिए कुछ और है। हर व्यक्ति का विकास का पैमाना अलग है। एक उद्योगपति के लिए विकास का पैमाना अलग है, एक किसान के लिए अलग है। सबके लिए विकास का पैमाना अलग है, सबके लिए एक समान नहीं होता। समझ में बात? सिर्फ ये कह देना कि विकास होना चाहिए, अरे भाई मेरी जरूरत का विकास होना चाहिए। मुझे चाहिए स्कूल, और आप यहां रह रहे बच्चे अभी 10 साल के, 5 साल के, 7 साल के, 12 साल के, 15 साल के हैं, और आप यहां पर विश्वविद्यालय खोलेंगे तो ये किसी काम का होगा? यहां पर क्या चाहिए? यहां पर प्राथमिक स्कूल चाहिए, यहां पर प्राथमिक स्कूल चाहिए, प्राइमरी स्कूल चाहिए, सेकेंडरी स्कूल चाहिए, हायर सेकेंडरी स्कूल चाहिए। डिग्री कॉलेज नहीं चाहिए अभी यहां। समझ में आई बात? यहां पर डिग्री कॉलेज नहीं चाहिए, यहां सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाहिए, प्राइमरी स्कूल ये चाहिए। तो जहां जैसी जरूरत होगी विकास भी वहां वैसी ही होगा ना। अब गांव में आप हाईवे बना दोगे, किसी काम का है वो? हाँ, क्या होगा उसका काम?
कुछ भी नहीं हो पाएगा, उसका प्रयोग ही नहीं हो पाएगा। वैसे हाईवे तो दो शहरों को जोड़ने के लिए होते हैं, दो शहरों, दो महानगरों और बड़े बड़े टाउन्स को जोड़ने के लिए, और मेन और आउटसाइड द बनाए जाते हैं, टाउन बनाए जाते हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन तेजी से हो सके चीजों का, है ना। अब आप गांव में हाईवे निकालोगे तो उसका कोई फायदा है? गांव में आप फ्लाईओवर ब्रिज बनाओगे तो उसका कोई फायदा है? फ्लाईओवर ब्रिज कहां बनने चाहिए? जहां पर भीड़ भाड़ हो, जहां पर जाम लगता। अब गांव में कौन सा जाम लग रहा है भाई? तो विकास कैसा होता है? जरूरत के हिसाब का होता है। गांव में गांव के हिसाब का विकास होना चाहिए, शहर में शहर के हिसाब का विकास होना चाहिए, लेकिन दोनों का विकास होना चाहिए। और आज के टाइम पे सिर्फ एक का इतना विकास कर रहे हो और दूसरे का कुछ विकास ही नहीं कर रहे, तो वो उचित नहीं है ना। तो क्या होगा अगर वहां विकास नहीं होगा? तो उससे जनता का पलायन होगा, विस्थापन होगा। आज शहरों में जो जनसंख्या घनत्व तो बढ़ता जा रहा है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है, उसके पीछे कारण क्या है? गांव में उस प्रकार की सुविधाएं नहीं है जिस प्रकार की शहरों में, और इसीलिए लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही बात यहां कही गई। मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं होती है। तो इसीलिए विकास का जो विषय होता है वो हमेशा चर्चा का विषय होता है और हमेशा विवाद का विषय होता है। क्यों? क्योंकि अब उड़ीसा के लोगों के लिए, उन आदिवासियों के लिए इस्पात संयंत्र उनके लिए विकास नहीं है, ये उन उद्योगपतियों के लिए विकास है। हमारे लिए विकास क्या? कुछ नहीं है। हमारे लिए तो बेसिक सड़क बनवा दो, कच्ची सड़क, उस पर खड़िंजा लगवा दो, वही हमारे लिए विकास है। उतना ही हमारे लिए विकास है। लाइट पहुंचा दो, उतना ही हमारे लिए विकास है। हमारे लिए आप फैक्ट्री मत लगाओ, क्योंकि हमें फैक्ट्री में काम ही नहीं करना। हमारे लिए तो हमारा जंगल ही काफी है। हमारा भोजन पानी सब कुछ जंगल से हो रहा है, तो हमें चाहिए। समझ में? तो विकास व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है। अब एक नशेड़ी के लिए विकास का मतलब क्या है? ठेका खुल जाना, उसके लिए वही विकास है। हाय हाय, मेरे घर के बाहर ठेका खुल गया, वहां से उठाई दारू, अपने घर में आया, पैक बनाया, पिया, सो गया, है ना? उसके लिए वही विकास है। तो विकास का पैमाना व्यक्ति की आवश्यकताएं निर्धारित करती हैं। ठीक है, आगे उसमें आजादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहसें हुई। उस वक्त लोग बाग विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे कि विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है। समझ में बात? जैसे ही विकास का ख्याल आता था, सबके दिमाग में कौन से देश आते थे? पश्चिम के देश। कि विकास का मतलब पश्चिम के देश। पर ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए विकास करिए, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर अपना विकास मत करिए। यही तो सबसे बड़ी गलती है हम लोगों की। हम लोगों की सबसे बड़ी भूल ही यही है कि हम उनको विकास का पैमाना मान के चलते हैं। पैरामीटर क्यों मानते हैं भाई? उनके जैसी हमारी बोली भाषा, कपड़े, रहन सहन है। जब हम उनके जैसा हमारा कुछ है ही नहीं, तो उनके जैसा हम बनना ही क्यों चाहते हैं? हम अपनी आइडेंटिटी पे काम करें ना। हम उनकी आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी क्यों मान के बैठ जाते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, और ये दिक्कत इस देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा बना हुआ है और बना रहेगा जब तक इस देश के लोगों में पश्चिम के प्रति जो प्रेम है, अटूट प्रेम ना, वो नहीं जाएगा। पश्चिम के प्रेम को छोड़ो, अपने प्रेम को स्वीकारो। ठीक है, अपने देश के लोगों से प्यार करना सीखो, पश्चिम के लोगों से नहीं। कोरियन लड़के मत पसंद करो, इंडियन ही पसंद करो। इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता पसंद भी नहीं, उसको पसंद है ना, इसको पसंद, सच देखती भी है। पता है मुझे, चेहरा ही बता रहा है उसका। मैंने देखती है भैया पसंद वो नहीं कौन है? वो कौन से? BTS। BTS आई हेट BTS।
वो पाँच लाइफ पे बोल सकती हूँ आई हेट बीटीएस। हाँ तक गंदे लगते मीठे। ऑन कैमरा बोल दिया इसमें तो। आगे चलो। कट कट ये काटना सुंदर। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं, विकास का अर्थ था ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। माना जाता था कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ, उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था। विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील अथवा अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहता था। ये लोगों की धारणा थी पहले जमाने में, मतलब आज से 50-60 साल पहले, कि विकास का मतलब पश्चिम के देश, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण कदापि नहीं। आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरत आपका विकास है। आपकी आवश्यकता आपका विकास है, पश्चिम आपका विकास नहीं हो सकता। समझ में आई बात? भारत के लोग इतने मूर्ख हो गए हैं इस मामले में, तो खासकर विकास का मतलब पश्चिम नहीं है भाई। विकास का मतलब है हमारी खुद की जरूरत, हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारी जरूरत हमारा विकास है। पश्चिम हमारे लिए विकास नहीं है। हम क्या सोचते हैं, हमें किन चीजों की नीड है, वो होता है विकास। वो है विकास हमारे लिए, वो है विकास हमारे लिए। पश्चिम विकास नहीं हो सकता। आज लोग फिर से तो गांव की तरफ क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इस विकास ने कर दिया है लोगों का फेफड़े जाम, मौत दस्तक दे रही है, हृदय फट रहे हैं। हो गए प्रभु को प्यार, मेरा यीशु यीशु मेरा हो गया मेरा यीशु। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इस औद्योगिकरण ने आपको दिया क्या है? बीमारियां दी। हमने अगर अपनी जरूरत के हिसाब से विकास किया होता तो हमें इन सब कुरीतियों में पड़ना ही नहीं पड़ता। हमने अपनी, आप खुद देखो ना, जब हम अपने अनुसार अपना विकास कर रहे थे तो हम कितने समृद्ध थे। आदिकाल जाओ तो देखिए ना आप, हमारा गांव ही, हमारे गांव में ही फैक्ट्रियां थी, हथकरघे थे, सब कुछ तो था हमारे गांव में। हमारे क्या नहीं था हमारे? ज्यादा ही मैंने कर दिया। आजादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला उदारवादी पूंजीवाद मॉडल था। यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था। दूसरा समाजवादी मॉडल था, इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आप यह भी जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला था। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत कम थे। समझ में आई बात? भारत में उस समय दुनिया में दो विकास के मॉडल थे, उदारवादी पूंजीवाद और आपका समाजवाद। ठीक है, ये दो थे। और भारत के बहुत से लोग सोवियत संघ के समाजवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री साहब भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थी। लेकिन भारत की आवश्यकता को ध्यान में रखना था ना, हमें सोवियत की थोड़ी ना देखना था, हमें अपने देश की सहूलियत को देखना था। हमारे देश के लोगों की क्या जरूरत थी, हमें उस चीज को ध्यान में रखना था।
तो हमने उस चीज को ध्यान में रखा और हमने विकास का एक नया पैमाना तैयार किया, एक नया रास्ता खोजा, एक नई विचारधारा का निर्माण किया, जिसे हमने क्या कहा, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया। ठीक है। आजादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी और नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आजाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों से एकदम अलग होंगे। आजाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। आजादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात भी साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। नेताओं में इस बात को लेकर बहस छिड़ी। कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे तो कुछ की नजर में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। तो लोगों का देखो, यही तो बेहतर होता है ना, यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती होती है एक लोकतांत्रिक देश की, जहां पर लोग विचार करते हैं, जहां पर लोग विचार विमर्श करते हैं और अपने विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि देश के विकास को सुनिश्चित किया जा सके। समझ में आई बात? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी देश के लिए कि उसके लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं इश्यूज पर और अपने विचार रख रहे हैं कि कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए, कैसे हम इन समस्याओं से निपटारा प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा हो रहा है ना? अच्छा, ठीक है। तो इन सब चीजों को हमें समझना पड़ता है। अल्टीमेटली हमें डिसाइड करना है कि हमारा देश कैसे चलेगा। तो हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी थी और उस गरीबी को बिना सरकार की मदद के दूर नहीं किया जा सकता था। तो इस जिम्मेदारी को हमने आजादी के आंदोलन के दौरान ही ये निर्धारित कर लिया था कि हमें अंग्रेजी सरकार की तरह शोषण वाली अर्थव्यवस्था नहीं चलानी, जिसमें लोगों को करके मकड़ जाल में नहीं फंसाना। हमें लोगों को आर्थिक विकास को बढ़ाना है, उनको भी एक स्वतंत्रता प्रदान करनी है, हमें उनके विकास को बढ़ावा देना है, उनके पांव नहीं खींचने, उनके पांव नहीं जकड़ने, हमें उनके पांव को खोलना है, जिससे कि वो उड़ान भर सके, अपने जीवन को आजाद पंखों के साथ जी सके। हमें ऐसा भारत बनाना था, हमें एक ऐसे देश का निर्माण करना था। समझ में आई बात कि अभी भी नहीं आई? इतनी भेजे में बात गई। तो हमारे देश में हर विचार के लोग थे। तो हमारे देश में पूंजीवादी दृष्टिकोण रखने वाले लोग भी थे और समाजवादी दृष्टिकोण रखने वाले लोग थे और भी अन्य दृष्टिकोणों को रखने वाले लोग थे। तो सब इस विषय पर चर्चा करते हैं और फिर भारत के लिए एक नई विकास की योजना का निर्धारण करते हैं। तो भारत नियोजित विकास की रणनीति अपनाता है। नियोजित विकास कि हम जो भी काम करेंगे उसको हम उससे पहले प्लान करेंगे कि भारत किस प्रकार से आर्थिक प्रगति की तरफ जाए। और ये प्लानिंग का मॉडल कहां से लिया गया है? ये सोवियत संघ से लिया गया है, क्योंकि सोवियत संघ में प्लानिंग कमीशन या प्लानिंग मॉडल पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाता था। अब चल रहे हैं हम नियोजन को समझने। क्या है नियोजन और किसी भी देश के विकास में नियोजन कैसे एक बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकता है? देखो, कोई भी काम अगर आप नियोजित ढंग से करेंगे, प्लान तरीके से करेंगे, तो वो उसका बेटर होना थोड़ा एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ ये काम अच्छा ही होगा। एक्सपेक्टेशंस ज्यादा बढ़ जाती हैं हमारी अगर हम प्लान तरीके से करते हैं। अनप्लान्ड काम में थोड़ा सा लचक रहती है ना? लेकिन भाई प्लान भी कभी कभी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि प्लान परिस्थितियों के आगे तो विफल हो ही जाएगा ना। अब आप सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक रहेगा तो हम ऐसे करेंगे, लेकिन बाढ़ आ गई तो क्या कर लोगे? बाढ़ तो आपके नियंत्रण में नहीं है ना। आपके नियंत्रण में जो मानव निर्मित चीजें हैं वो आपके नियंत्रण में, हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं होती। तो सुनो नियोजन क्या है।
मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता और सरकार के लिए जरूरी है कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करे। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी और सोवियत संघ ने 1930 तथा 1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। भारत ने भी बहती बयार में बहने का निर्णय कर लिया कि हम भी बहती बयार में बहेंगे। हमारा भी यही मानना है कि देश का विकास नियोजित रास्ते पर ही चलना चाहिए। कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं होना चाहिए। पहले उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, फिर उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। समझ में आई बात? इस तरह देखें तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। दरअसल यह कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते। वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश ना हो, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। अंडरलाइन कर लेना, ये 1 नंबर का प्रश्न बनता है। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान, यही पूछेंगे आपसे कि बॉम्बे प्लान क्या है, तो आपको बताना है। हाँ, आया भी था, आएगा भी। बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो अथवा वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। भारत के आजाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। क्यों थे बॉम्बे प्लान में सभी उद्योगपति इस पक्ष में? क्योंकि अगर उस समय पूंजीवाद स्थापित किया जाता भारत में तो उनको कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि जनता केपेबल ही नहीं थी। पहले तो जनता को केपेबल बनाया जाए ना, कि वो कुछ खरीद सके। अब भुखमरी की चपेट में जनता है तो वहां पर व्यापार चल पाएगा? सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भारत के उद्योगपतियों ने भी ये माना कि भारत के विकास की यात्रा नियोजित विकास के आधार पर होनी चाहिए और भारत को नियोजित अर्थव्यवस्था का अनुसरण करना चाहिए अपने विकास के लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग का निर्माण हुआ, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जिसे आज नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। जो पहले योजना आयोग था, आज वो नीति आयोग बन गया है। ठीक है, आज के लिए यही, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और आगे क्लास में देश की अर्थव्यवस्था को और विस्तार से समझेंगे। विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।